नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिंदा होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो मुर्दा होते हैं। मुर्दा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सांस लेना बंद कर दे, बस उसको इतना ही करना है, एसी कमरों में बैठकर ऐसी साजिशें रचना है जिससे दूसरों का नुकसान होता हो, जिससे दूसरों को ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। क्या मुद्दा है और किस बारे में हम बात करेंगे, इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी चौधरी बंसीलाल की है और चौधरी बंसीलाल एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे जो देश में ही अलग तरह की यूनिवर्सिटी हो, और उसके लिए उनको नाम सुझाया गया A.L. फ्लेचर जी का कि अगर आप उनको वीसी बनाते हैं तो हरियाणा में उस यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है। वो मुख्यमंत्री होते हुए भी A.L. फ्लेचर जी को मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर पहुंचे और उनको कहा कि आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी का दायित्व संभालें। उन्होंने दो शर्तें रखी कि जितना बजट मैं मांगू उतना बजट मुझे मिलेगा और कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होगा। चौधरी बंसीलाल जी ने वो तुरंत दोनों शर्तें मंजूर कर दी और इस तरीके से देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सामने आई। उस यूनिवर्सिटी का आज ये हाल है दोस्तों कि उस यूनिवर्सिटी में बाबे आते हैं तो तालियां बजती हैं और बच्चे स्टाइफंड मांगते हैं तो उनके सिर फोड़े जाते हैं। रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर सब इस साजिशों में शामिल होते हैं। 10 तारीख से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बच्चे अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जब उनके मांगों को मानने की बात आई तो रजिस्ट्रार ने साजिश रच कर वीसी के साथ उन बच्चों के सिर फोड़ डाले। अब शासन और प्रशासन बच्चों को बुलाकर धमका रहा है, उन पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। ये बेहद शर्म की बात है और मुझे इस बात का इसलिए ज़्यादा दुख है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक पढ़ने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। उस यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेटिक व्यवस्था ये है कि अगर जूनियर छात्र किसी सीनियर छात्र अनजान से भी कोई मदद मांगता है तो वो उसकी हर हाल में मदद करता है। वहाँ पर पढ़ाई का एक ऐसा माहौल था कि अगर बच्चे चाहें तो प्रोफेसर के घर जाकर भी उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। छात्रों की डिमांड क्या है? छात्रों की डिमांड ये है कि स्टाइफंड की जो राशि है, पहले नियम ये है यूनिवर्सिटी बनने के बाद कि 70% जो अंक लाने वाले छात्र हैं उनको स्टाइफंड मिलता था। बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने 75% का अब नियम बना दिया और उसमें भी केवल 25 छात्रों को वो स्टाइफंड मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों की ज़मीनें यूनिवर्सिटी बनाने में चली गई उन बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई में कोटा मिलता है। उस कोटा सिस्टम को ये कह रहे हैं कि आप एक बार ले सकते हैं। अब इनको उन मूर्खों को कौन समझाए कि जो बीएससी करेगा वही तो एमएससी करेगा, उसी को कोटे की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि ऐसे लोग प्रोफेसर बना दिए गए हैं जो किसी प्रिंसिपल लगने के भी काबिल नहीं हैं। मुझे लगता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका सीधा स्पष्ट प्रमाण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसकी परवाह नहीं है, वो बेहद जोकी मूड में रहते हैं, वो चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश के जो चल रहा है उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़रूरी था बात करना, मैं बोलूँगा और ज़रूरी हुआ तो मैं उन छात्रों के बीच में जाकर बैठूँगा क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पर मैं कभी पढ़ा था, मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हर जिंदा इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप हिसार के आसपास हों तो उन छात्रों को ज़रूरी बल दें, उन छात्रों को आप ताकत दें, क्योंकि बोलना जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूँ कि कॉमेडी छोड़िए और बच्चों की सुनिए। 22 साल तक बच्चों के ऊपर गाड़ी चलाता है। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जहाँ का रजिस्ट्रार बच्चों को गालियाँ निकालता है। मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं उस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता हूँ जहाँ का डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर ना करके बच्चों के ऊपर केस बनवाता है। मुझे बड़ी शर्म आती है
कि मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ, जहाँ के सुरक्षा कर्मी सुरक्षा ना करने के बजाय डंडे मारते हैं। और सबसे बड़े शर्म की बात है कि जीवन में पहली बार देखा है कि एक शिक्षक अपने बच्चे के ऊपर मारने के तरीके से लाठी चला रहा है, तो बच्चा मर रहा है, जिंदा है, उसको कोई मतलब नहीं। क्रिमिनल माइंड का आदमी भर्ती कर रखा है इन्होंने, किसने भर्ती किया, क्यों किया, इसका भी जवाब दिया। शर्म आती है आज बताते हैं उनकी, वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ एक शिक्षक हूँ। नौकरी बाद की बात है, आज अधिकारों की बात है। मैं भी यहाँ स्टूडेंट रहा हूँ, डॉक्टर बलदेव राज कम्बोज भी यहीं स्टूडेंट रहे। उसके बाप ने बड़ी ईमानदारी के साथ नौकरी करके उसको यहाँ पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया, यहाँ जायज फीस थी, स्टाइफंड था, सारी चीज थी। उस डॉक्टर बलदेव राज कम्बोज को अपने बाप की उस ईमानदारी को सोचना चाहिए, जिस ईमानदारी ने उसको पढ़ाया है। उस भावना को समझना चाहिए, बाप की भावना को समझना चाहिए। ठीक है, आज वो वाइस चांसलर है। दूसरी बात जो मेन बात है, समझौते की बातें आ रही है। कल एसपी ने मीटिंग ली बच्चों की, 5 बच्चों की, आखिरी में ये कह दिया उनके ऊपर कार्रवाई होगी, प्रसाद तुम्हारे भी होगी। क्यों होगी भाई, किस लिए होगी? कार्रवाई करो अगर बच्चे जिम्मेवार, बच्चों की कोई गलती है तो। कोई समझौता नहीं है, 2 अरबी बात है। जिसने भी बच्चों को चोट मारे गिरफ्तार करो, सबसे पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद टेबल पे आएंगे, बात करेंगे। स्टाइफंड है वगैरह जो भी बात है वो आपकी मांग है। मैं इस वजह से आया हूँ कि आप लोगों के मारी उन्होंने, मेरे बच्चों को उन्होंने चोट मारी, इसलिए मैं आपके बीच खड़ा हूँ। कोई ना आए 500 साइंटिस्ट में से। आपके माँ बाप को एक मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे हाथ में कोई कलम नहीं है जिससे मैं आपका कुछ कर सकूँ। हाँ, आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब जी, मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जी। उस यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो बहुत अलग तरह का है। वहाँ बच्चे एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं और प्रोफेसर और बच्चों के बीच में बहुत ही आत्मीय रिश्ते रहते हैं। लेकिन स्टाइफंड जैसी एक वाजिब मांग को लेकर जब छात्र वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं तो उनके सिर पे लठ भजवाए जाते हैं। ये मतलब किस तरह की सरकार हम लोग लेके आ गए हैं प्रदेश में? देखिए, आप इस सरकार से इसके अलावा अगर कोई अपेक्षा रखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपकी खामख्याली है। भारतीय जनता पार्टी ये कहने में मेरा कतई गुरेज नहीं है, शिक्षा विरोधी है, विज्ञान विरोधी है। वो नहीं चाहती, सैद्धांतिक रूप से नहीं चाहती कि उसके शासनकाल में या उसकी फिलॉसफी में जो है उसके अंतर्गत कोई भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो। ये बौद्धिक विकास के दुश्मन है, विज्ञान के दुश्मन है, शिक्षा के दुश्मन है और उच्च शिक्षा के कतई विरोधी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो कह रही है 10-10 रुपए में जेएनयू में रोटी तोड़ने वाले। हाँ जी, जी। और मतलब आप उनकी भाषा देखिए, सारी की सारी क्या है। और ये आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी या उनका जो जनसंघ वाला भी जो घटक था उसके रहते भी हमेशा इस तरह की हरकतें होती रही हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तो आपने एक उदाहरण दिया, और अब चूँकि आप वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो आपको अपनी एक अलग सी पीड़ा है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो भी जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में यही स्थिति है। स्थिति ये भी है कि जो कुलपति ऐसे लोग बनाए गए हैं जिनका चयन का आधार एकमात्र उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है। वो नकली भी हो सकती है, असली भी हो सकती है। ये बिल्कुल एक खुला रहस्य है कि कुलपतियों की नियुक्ति तक में करोड़ों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है जी। अब ठीक है, इन बातों के नहीं मिलेंगे सबूत उस तरीके के, लेकिन लोकतंत्र परसेप्शन पर चलता है। और आप किसी से भी तटस्थ व्यक्ति से पूछ लीजिए, उनको ये पता है कि कुलपति में पैसे चलते हैं, रजिस्ट्रार में पैसे चलते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह की जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें जम के पैसा चलता है। मतलब उस विचारधारा से तो जुड़ा होना आपका अनिवार्य है ही। नागपुर की यूनिवर्सिटी का आया था बाकायदा। हाँ, मतलब उस विचारधारा से तो आपका जुड़ा होना जरूरी है, हिंदुत्ववादी, अन्यथा तो आप हो ही नहीं सकते। उसमें भी बिना पैसा दिए किसी भी स्थिति में आप किसी विश्वविद्यालय में जगह नहीं पा सकते। तो उच्च शिक्षा के विरोध में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है विद्यार्थियों से। और आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में जो ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके इर्द गिर्द बहुत बड़ा देहात है,
पहले मैं आपको बताऊं 60-70 के दशक में मेरे अपने ज़िले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो मेरठ कॉलेज, मेरठ नाम से एक चीज़ होती थी जिसका बाद में नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया। और वो कॉलेज मेरे ख्याल से 150 साल वर्ष पुराना है। तो आसपास के ज़िलों के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के वहाँ पढ़ने जाते थे, और किस तरीके से उनके माँ बाप जो है वो मेहनत करके वो पैसा कमा के, किसान के पास तो पैसा उस तरह का होता नहीं, और वो बच्चे वहाँ से कोई BA MA BSc कर रहा है कोई। और अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी इसलिए थी, उसमें किसानों के बच्चे जाएंगे। आप कहीं भी अध्ययन कर लीजिए, मुझे नहीं लगता किसी व्यवसायी का बेटा वहाँ जाएगा। ठीक है, वो तो हार्वर्ड में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। तो इनको कष्ट है, उससे पीड़ा है कि ये लोग जो हमेशा वंचित रहे हैं, ये कहीं मुख्य धारा में ना जाए, हमारी बराबरी ना कर ले। बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, अंत्योदय की बात होगी, दीनदयाल जी ने ये सोचा था वो सोचा था, लेकिन सब कागजी बातें हैं। पूरे देश में भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति यही है। आपका रोहतक का PGI है, खुल्लम खुल्ला सबको पता है, जो लोग अपॉइंट हो रहे, चाहे वाइस चांसलर हों या वहाँ के डीन हों या डायरेक्टर्स हों, उनकी बैकग्राउंड RSS की मिलेगी। तो जब आप इतने सेलेक्टिव हो जाएंगे, इतने आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि आपने अपने संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में लेने ही वो लोग हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और संघ की है, प्लस जो आर्थिक शक्ति के द्वारा वहाँ पे चयनित हो रहे हैं, तो इनका मैंने कहा सम्मान कोई नहीं है इनका शिक्षा के प्रति। तो ये ना सिर भी फुड़वा सकते हैं, गोलियाँ भी चलवा सकते हैं, और एक मरवा भी सकते हैं। एक चीज़ देखिए सर, आप एक दौर तो वो था जब मुख्यमंत्री जाया करते मनाने के लिए कि हमारे यूनिवर्सिटी के VC लग जाइए। अब एक दौर ये है कि ये लोग मतलब VC लगने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं जी। अरे साहब, हमने वो दौर देखा है कि वाइस चांसलर की इज्जत मुख्यमंत्री से ज़्यादा होती थी, और अब ये मुख्यमंत्री के पाँव में पड़ते और मुख्यमंत्री जो हैं वो वाइस चांसलर का सम्मान करते थे। उनके स्वभाव में, उनकी प्रवृत्ति में भी था। उनको भी ये पता था कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति है वो एक लर्नेड आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, और समाज के बौद्धिक तबके की नुमाइंदगी करता है, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। वो नीचा नहीं दिखाते थे। चौधरी बंसी लाल तो बहुत गर्म मिजाज आदमी थे, किसी को भी डांट दें, लेकिन आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब उन्होंने किसी कुलपति को डांटा हो। और बहुत छोटी सी बात बताऊँ, यहीं पे रोहतक में डॉक्टर विद्यासागर थे। पूरे उत्तर भारत क्या, पूरे भारत में उनका नाम था मनोचिकित्सक के रूप में। वो ये पता कराते थे कि देखना डॉक्टर साहब को फुर्सत है क्या। अच्छा। और खुद मिलने आते थे डॉक्टर विद्यासागर से। चौधरी बंसीलाल बतौर चीफ मिनिस्टर मिलने आते थे, और डॉक्टर साहब को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। उनके लिए उनका काम बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पंडित भगवत दयाल शर्मा, जब ये आपके PGI बन ही रहा था उस समय, और वो आए और आके वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ गए। किसी को पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री आके बैठे हुए हैं। और जब उनकी क्लास को उनको बताया गया कि वो एनाटॉमी की क्लास ले रहे हैं, डॉक्टर साहब जो प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, तो जब आए तो उन्होंने देखा अरे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हो आज? नहीं। मुख्यमंत्री छोड़िए, सत्ताधारी दल का अगर जिलाध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता भी चला जाए, या संघ का कोई प्रचारक किसी भी शहर में जी ढोल नगाड़े बजवाते हैं, हाँ, तो उसके पैर छू लेते हैं वो। अभी एक यूनिवर्सिटी में, अब तो खैर वो सरकार में शामिल हो गए, इनका संघ का कोई नेता बुला लिया उन्होंने, और उसके लिए ढोल ताशे नगाड़े भी बजा दिए। तो वो प्रशंसा की बजाय वो उखड़ गया उनसे कि ये क्या ड्रामा कर रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने रंग बदले, तेवर बदले अपने, कि वो पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो उनकी धारा, विचारधारा वामपंथी टाइप लगती थी। जैसे ही ये आए तो इन्होंने सबने पूरा अध्ययन करा, चूँकि बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं ना, तो अब जो जितनी मूर्खतापूर्ण अवैज्ञानिक बात करेगा उतना ही इनके संगठन में लोकप्रिय हो जाता है जी। जैसे नई नई बात बताएंगे कहीं से भी। अब मान लिया ये कहेंगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, हाँ तो ये नहीं, तो वो एक गुण है ना। या ये जो मिसाइल वगैरह चल रहे हैं, ये तो हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ सब चले थे। ये अतीत में जीते हैं जी। हाँ। दिक्कत इनकी ये है कि ये अतीत में जीते। तो जिनका शिक्षा का स्तर ये हो सोचने समझने का, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पे, लेकिन आप ये देखिए कि हरियाणा एक ऐसा प्रांत है, दिल्ली के करीब है। अगर कोई शिक्षा, कोई कोर्स की पढ़ाई हरियाणा में नहीं है तो दिल्ली नियरेस्ट प्लेस है। और यूँ हरियाणा में सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री उम्र में मेरे से छोटे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पढ़ने आया हूँ। जाहिर सी बात है, रोहतक में जब मैं आया था 70 के दशक में, यहाँ हर तरह की पढ़ाई होती थी। कोई पढ़ाई ऐसी नहीं थी जो नहीं थी। और मैंने रोहतक में रहने का निर्णय इसलिए लिया था
कि भविष्य में अगर कोई बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आएगा तो रोहतक एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप हर तरह की पढ़ाई पढ़ सकते हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की पढ़ाई कहाँ से हुई है? मुंगेर, बिहार। अब आप ज़्यादा ना, मैं इशारे में बता रहा हूँ, लोग समझ जाएंगे कि बिहार का पढ़ाई का क्या स्तर है और वहाँ कौन लोग पढ़ने जाते थे। तो अब ऐसे व्यक्तियों से आप अगर ये अपेक्षा करोगे कि वो शिक्षा के प्रति सम्मान रखेंगे, और फिर दूसरी बात, मुख्यमंत्री की तो से ही नहीं है इनके चयन में। पूरी तरीके से शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में विशेषकर सब तमाम नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों द्वारा होती हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं। हाँ, इनके हाथ में कुछ नहीं। और वो मापदंड मैंने आपको बता दिया, कई बार केंद्र से तय होकर चीज़ें आती हैं, कई बार संघ के झंडे वालान और नागपुर में बैठे हुए लोग तय करते हैं, और कुछ लोग यहाँ के होते हैं। ऐसे नामचीन लोग हैं यहाँ जिनका पता है कि इस क्षेत्र में जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं इसका अमुक व्यक्ति उसका तय करेगा, और उधर दूसरा कोई क्षेत्र है तो उसमें कोई दूसरा करेगा। तो जहाँ अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में ही कहीं कोई गुणवत्ता नहीं है तो आप वहाँ किस तरह के लोग निकलेंगे। और फिर एक वाइस चांसलर के करीबी आदमी ने मुझे बताया कि वो दोबारा कुलपति बनना चाहते हैं, पर उनकी पसंद ये है कि वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी इवॉल्व हो रही है, उसमें बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है। उसमें कमीशन का खेल है जी वो सब। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या है? बोला नई बिल्डिंग बनेगी, नए नए काम होंगे, तो उसमें जो उन्होंने पैसा दिया है वो वसूल हो जाएगा, उसकी वापसी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी नियुक्तियों में जम के पैसा चलता, 40-40 लाख 50 लाख रुपया। बोला मैं सबूत भी दे सकता हूँ जिन लोगों ने दे रखे हैं। बिल्कुल है जी। मतलब पर्ची खर्ची आप रात दिन इस सरकार ने एक खास बात है सर, इस जो 10-11 साल से जो सरकार है बीजेपी की, इन्होंने एक चीज लेके आई है NFS, नन फाउंड सुटेबल। 20 कैंडिडेट आपके योग्य हैं और पद है मान लीजिए 2, तो ये 20 को भी रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो बंदा इनके सूटेबल नहीं है, तो नन फाउंड सुटेबल करते हैं। इनके कहाँ तक रोए हैं? वो हरियाणा में कहावत है कि कहाँ तक रोए नो, रोती जा गाती जा, कुछ इस तरीके का है ना। तो इनकी कहानी तो वो है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, कितनी शर्मनाक स्थिति है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि एक पेपर तो उनके जो हुए हैं उसकी हूबहू कॉपी बिहार वाले की है, लोक सेवा आयोग की। एक बार हुए थे तो छत्तीसगढ़ की थी। जब लोक सेवा आयोग में जाए, और गलतियां बहुत हैं जी, उसमें गलतियां बहुत हैं, और आप दूसरे प्रांतों के पेपर की ही नकल कर लेते हो। सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है उसके बारे में। इलेक्शन से पहले सर इन्होंने भर्तियां निकाली थी पुलिस की, वोट ले लिए, भर्तियां रद्द कर दी। अभी तक कितने दिन हो गए सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली किसी प्रकार की। तो शिक्षा जगत में तो बिल्कुल ये खुला वो है। जब भी भारतीय जनता पार्टी जब हिस्सा बन के आई थी जनता पार्टी की जनता सरकार में 1977 में, तब भी सूचना प्रसारण और शिक्षा विभाग में इन्होंने अपने लोगों की एंट्री कराई थी इसी तरीके से। और इनकी ये मान्यता है कि अब तक चूँकि वामपंथी लोगों का कब्जा रहा है शिक्षा पर, तो उसको हमने रिप्लेस करके अपना बनाना, चूँकि शिक्षा ही आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन करके बड़ी दूर तक के परिवर्तन कर देगी। तो इनके दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं, जैसे कहेंगे कि इतिहास अब तक जो पढ़ाया गया वो सब गलत है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तो सर डॉक्टर संजीव बाल्याण, डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, पता नहीं कितने नेता दिए हैं सर, और हर विचारधारा के नेता दिए हैं। देखिए ये छात्र राजनीति के भी खिलाफ हैं, ये कतई नहीं चाहते कि चुनाव हो इस तरीके के। ये हर उस चीज़ के पक्ष में है जिससे इनका राजनीतिक लाभ होता हो। इनका तो भेड़ बनाने से मतलब है। हाँ, तो इनको अगर अपना इंटरेस्ट, अब जैसे आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के RSS के सामान्य आदमी से बात कीजिए, वो कहेगा फ्री बीज के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, ये मुफ्त के तो नहीं देने चाहिए। सबसे ज़्यादा यही लेकिन सरकार दे रही है, सबसे ज़्यादा ये देते हैं। हाँ, दे इसलिए रही है ना कि वहाँ उनका फ़ायदा है। एक तो 80-85 करोड़ लोगों को आपने शांत कर दिया, उनको ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया, और दूसरे वो जो है पहली बार ऐसा हो रहा है, लोग गरीब बन के खुश हैं। आप ही देखो ना, ये तो कहते हैं ना लाभार्थी प्रकोष्ठ बने हुए पार्टी में। लाभार्थी इससे अपमानजनक शब्द नहीं हो सकता कि आप किसी देश के नागरिक के लिए, सम्मानित नागरिक के लिए लाभार्थी कर रहे हैं, चूंकि ये सरकार से लाभ ले रहा है ना। इसके एवज में इसका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हमारी पार्टी को वोट दे। अब खुल्लम खुल्ला आप वोटों की सौदागरी कर रहे हो और उसके बाद भी आप महानता की बात कर रहे हो। दूसरा आप देखना, इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, जैसे मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने MSc फिजिक्स में की, फिजिक्स के विद्वान थे, जैसे भी थे।
बाद में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र भी शुरू कराया विश्वविद्यालय में। आपको पढ़े लिखे लोग, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग आपको आप टॉर्च लेके जगह मिलेंगे ही नहीं। यहाँ तो वो लोग हैं जी कि किताब बच गई, लोग जल गए। हाँ, चूँकि आप तुलनात्मक पढ़ाई तो करते नहीं। अगर आपने ये मान लिया कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो आपने फिर अब तुलना के लिए दूसरा पढ़ना क्यों है? पढ़ना ही नहीं है। आप अपना पढ़ते रहो सारा का और सारा। पढ़ो कम, पढ़ने से तो जागरूकता आती है। पढ़ना, हाँ, पढ़ाई का और इनका प्रधानमंत्री ने खुलेआम ये कहा था कि हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हार्वर्ड, ये खिल्ली उड़ाते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब जब हार्वर्ड में एडमिशन बंद कराए ट्रंप ने, तो इनके जो मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं सबने रोना शुरू कर दिया। हमारा क्या होगा? इनके सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी का विरोध करेंगे। अनिल विज कह रहे थे महिपाल ढांडा अगर देश के आज़ाद होते ही शिक्षा मंत्री बन जाते तो देश का बहुत भला हो जाता। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी हास्यास्पद बात क्या कहता सर है। हरियाणा को तो शराब ही लगा हुआ है, सच बता रहा हूँ। हाँ, मतलब पिछले जो शिक्षा मंत्री थे वो कंवरपाल जी थे, 10 साल रह गए। हाँ, वो 6 अंकों की संख्या नहीं पढ़ पाए। उनका पता नहीं, उनकी डिग्री विवाद भी था। इनके शिक्षा मंत्री के साथ डिग्री विवाद बहुत होते हैं। हाँ, यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी के विवाद ही विवाद हैं चारों तरफ। अच्छा, इनके यहाँ कोई गलती से अगर विज्ञान पढ़ भी ले ना, MSc कर ले, बात का स्तर वही होगा मूर्खतापूर्ण। हाँ, बेवकूफ़ी। मतलब पढ़ी लिखी बात करता है नहीं। उसके बाद वो ये जाहिर करते हैं कि देखो मैं तो गलती से पढ़ तो गया हूँ। हाँ। ठीक है ना, लेकिन मेरा जो मौलिक ज्ञान है वो वहीं से आ रहा है। तो ये इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सब कुछ बदल रहा है इन्होंने। विकल्प क्या है वो इनको पता नहीं। तो छात्रों के प्रति हिंसा वो तो इनकी मानसिकता में है। अब ये देखिए सर, और ये वैज्ञानिकों के प्रति बच्चे प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग को लेके, मानना ना मानना, नेगोशिएशन एक अलग चीज है, लेकिन मतलब उनके यहाँ सिर में लट सर, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। मतलब आप उसके पीछे की मानसिकता देखिए कि वो जो प्रोफेसर राधेश्याम है उसके मन में क्या चल रहा होगा जब बच्चों के सिर में लठ मारे हैं खुद जी उसने। और देखिए धर्मेंद्र जी, मुझे तो सबसे बड़ी समस्या ये नज़र आती है कि अगर ये घटना कांग्रेस के राज्य में होती तो भारतीय जनता पार्टी वाले अभी तक पूरा कोहराम मचा देते हैं। और वहाँ लेकिन हमारा तो हरियाणा का विपक्ष इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है कि इनको ये तो इशू ही नज़र नहीं आते। सबसे पहले जेजेपी ने शायद दिग्विजय चौटाला वगैरह ने वहाँ शुरुआत की, फिर उसके बाद तो सारे हैं ये सुरजेवाला सक्रिय हुए। इनको इनका सुनता तो ये नहीं होते बिल्कुल भी। यहाँ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि वो कहीं माइलेज ना ले ले, इसलिए मैं भी आऊँगा, मारा मारी। भैया जब तक आपके अंदर वो करुणा नहीं होगी, छात्रों के संघर्ष के प्रति आपकी आस्था नहीं होगी, आप नहीं कर सके। पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है और अपने बयानबाजी करके बैठ के। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विपक्ष में रहती है, विरोध करती है, उस तरह से आप क्यों नहीं करते? आप बताओ, RSS रिलेटेड लोग सारे वाइस चांसलर हो रहे हैं, 11 साल से अपॉइंट हो रहे हैं, कोई बोल रहा है? कोई बोल JNU को बदनाम कर दिया जी इन्होंने, किया कि नहीं किया? बहुत साजिश के साथ। अब इनकी कांग्रेस वालों की ये दिक्कत है कि ना तो इनके वामपंथी अपने, ना दक्षिणपंथी, इनके अपना तो कोई पंथ है नहीं, इनका खुद अपने का भी कोई कोई विचारधारा कुछ नहीं है। तो इनको ये लगता है कि अगर दक्षिणपंथी विचारक तथा कथित तो वो वामपंथ पे हमला कर रहे हैं तो अलग खड़े हो जाते हैं। ओ सर, इनको लेना देना ही नहीं। और आप देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ वामपंथ कभी था भी नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है वामपंथ। बच्चे थे स्टाइफंड की मांग कर रहे थे सर, उनसे बात की जा सकती थी, उनको मारना मतलब कहाँ का? ये स्थिति ये देखिए कि इनके पास भाजपा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन, और 10 साल हो गए सर, वो आपने कभी सुना है उस संगठन का नाम? खत्म, वो जड़े ही नहीं जमा पाया, इनकी सरकार में नहीं जमा पाया। और उसको ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, ना संघ से लेना देना है। लेकिन कहाँ है वो? 10 साल में खड़ा हो सकता था वो संगठन। हाँ, ऐसी भारतीय मजदूर संघ कहाँ गया, स्वदेशी का आंदोलन कहाँ चला गया। तो इनके जो ये संगठन बने थे सारे मुखौटे थे, उस समय भी इनका ना मकसद केवल राजनीतिक था। और अब चूंकि राजनीतिक हितों की पूर्ति हो रही है तो अब अपने शांत बैठे सारे के सारे। ऐसे में अगर विपक्ष इन मुद्दों को लेके सड़क पर नहीं आएगा, अपनी प्रेजेंस नहीं देखा, और मजे की बात हैरत होगी कि भाजपा के लोग इनको उत्तेजित करते हैं कि कहाँ है विपक्ष, फिर भी नहीं आते। ये पढ़े हैं, हाँ। ये सो रहे हैं सारे के सारे। मैं बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि मनीष ग्रोवर का मैं वो देख रहा था उस पर कोई रील वगैरह, उसमें वो कह रहे थे कि रोहतक पिछड़ा है, इसके लिए भारत भूषण बत्रा जिम्मेवार है और सांसद जिम्मेवार है। कितनी मतलब कॉन्फिडेंस देखिए।
उन्हें ये पता है कि विकास के सारे मुद्दे जो हैं वो चंडीगढ़ से तय होते हैं, वो सरकार तय करती। और जब तुम्हारा नारा ये है सबका साथ सबका विकास, और आपने बराबर समान विकास कराना, तो रोहतक पिछड़ क्यों गया? आप ये क्यों मान रहे हो रोहतक पिछड़ा? भाई या तो 90 के 90 सारे पिछड़े हैं, तो रोहतक के पिछड़ने के लिए एक्चुअली क्या है सर, इन लोगों ने जाति पाति का जहर इतना घोल दिया कि लोगों के अगर आप पाँव पे कुल्हाड़ी मार दो ना, तब भी वो कहेंगे बहुत बढ़िया, खत्म हो गया जी सिस्टम। ये मतलब 10-11 साल हो गए और इनको ये लग रहा है कि अभी 20-25 साल और ये स्थिति चलेगी। जिंदा लोगों की संख्या ही कम दिखाई देती तो इनको ये जो आपने शुरू में कहा ना मुर्दे और जिंदा लोगों की बात, इनको पता है कि हम तो शमशान पर राज कर रहे हैं। इसमें भी लोग कुछ ढूंढ लेंगे कनेक्शन, इसमें भी लोग मतलब इनको डिफेंड करने का कोई तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई जो जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ उनका नाम राधे श्याम है शायद। राधे श्याम से संतुष्टि नहीं हो रही। कौन राधे श्याम, क्या है वो निकाल लेंगे जी, है ना। और फिर उसके बाद में उसकी व्याख्या होगी। वो तो सर उन्होंने तो नंबर बनाने के लिए मारा है सर, मतलब उनका तो एक प्रोफेसर हैं, हाँ। बच्चे हैं, उनके सिर पे लट मारे, उनके खुद के भी तो बच्चे होंगे सर, क्या मुंह दिखाएंगे वो? आप यहाँ के आप जब कुछ साल पहले वो आप देख नहीं रहे थे प्रदर्शन किसानों को, तो कोई डीएसपी वगैरह क्या कह रहे थे कि ऐसे मारना वैसे मारना। हाँ, वो करनाल की बात है। तो वो शिक्षा जगत में भी है, और जो और भी क्षेत्र हैं यहाँ के, नागरिक प्रशासन है या पुलिस तंत्र है, उन सब में जहर जातिवाद का पूरी तरह भर दिया गया है। ये तो हर जाति के अपना आदमी दूसरे का आदमी, ये वाली कंसेप्ट हरियाणा में तो पूरी चरम सीमा पे है कि अपना आदमी है कि नहीं। और सारे उदाहरण पीछे के लेके दिए जाएंगे, कितनी बुरी बात हो जाए ये कहेंगे तब नहीं हुआ था क्या। खैर, जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा वाली, उसमें कम से कम एक तो नियुक्तियाँ जो हैं वो केवल गुणवत्ता के आधार पर जरूरी ये है। और आप एक बात बताओ, एक ज़माना होता था, आप हरियाणा के किसी एक प्रोफेसर का नाम बता सकते हो मुझे पिछले 10-15-20 सालों में जिसकी कोई इंटरनेशनल प्रोमिनेंस हो? नहीं है जी, कोई बड़ा लोग जिसके नाम पर हम करते वो यहाँ रह के नहीं कर पाया जी बेचारा, है ना। वो बाहर तो चला गया, वो उसने कुछ कर लिया होगा, लेकिन 15-20 सालों में कोई शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में ऐसा कोई नाम उभर के सामने नहीं आया। जब शुरुआत का दौर था, जिस समय आप फ्लेशर साहब की बात कर रहे हो, और इतनी फ्रीडम कोई चीफ मिनिस्टर दे देगा? नहीं दे सकते जो उन्होंने खुद भी कभी कॉल नहीं किया है। हाँ, तो उनको पता था कि हरियाणा का निर्माण और हरियाणा का विकास, हरियाणा की प्रगति जिन चीज़ों से सीधी सीधी जुड़ी है, उसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया किसी ने भी। और वाइस चांसलर यहाँ विवादास्पद बेशक रहे हों, चौधरी हरद्वार लाल को मैं याद करता हूँ एमडी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कभी क्वालिटी से वो नहीं करा, समझौता नहीं करा, ढूंढ के लाए। अब जब हमारी ये संस्थाएं बन रही थी, आप देखिए जाट संस्था बनी, बंगाली प्रिंसिपल ढूंढ पूरे देश से लाए जी अच्छे क्योंकि शिक्षा तो अब ढूंढ के लाए जा रहे हैं जो पैसे दे रहा है। हाँ बिल्कुल यही हाल, ढूंढ के लाए जा रहे हैं जो माल देगा बस। हाँ। वो फिर करेगा क्या? अब ये देखिए, ये सारी यूनिवर्सिटी में अधिकतर ऐसे वाइस चांसलर लग गए सर जिनका एक सूत्रीय एजेंडा ही है कि मेरे काम से मालिक कितना खुश होता है, उनका शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है जी। और मैं अपने दर्शकों के लिए यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि जो पिछली सरकारें हैं, बदमाशी उन्होंने भी कम नहीं की, उन्होंने भी अपने चहेते खूब जम के भरे हैं। ये डिस्क्लेमर हमें हर बार दे देना चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को फिर आएगा ये बातें तो आप तो सारी सही कह रहे हो, है ना। लेकिन उनकी की तब क्यों नहीं बोल रहे? बदमाशी को इन्होंने नहीं छोड़ा, ये तो उससे बहुत आगे निकल गए। तो इसलिए चूंकि जो बड़ी गंभीर मुद्दा धर्मेंद्र जी ने लिया और बड़ी मार्मिक अपील की है आपसे, इस चीज़ का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अतीत की सरकारों में भी यही बदमाशियाँ होती रही हैं। चौधरी भजनलाल का टाइम हो, हुड्डा साहब का टाइम हो या चौटाला साहब का टाइम हो, सब ने अपनी में खूब चलाई है। जो आपका बड़ा चिर परिचित वाक्य होता है ना कहने का, अब चलती में तो सब चलाते हैं जी। तो भैया आप तय कर लो, आपने चलाना, अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में कुछ सोचना पॉजिटिव या नहीं सोचना। लेकिन खुद पे ये जरूर दिल पे हाथ रख के सोचना है दोस्तों कि वो जो डंडा है वो हमारे किसी बच्चे के सिर पे पड़ा होता था। जनतंत्र में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, स्टूडेंट अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा? सबसे जिंदा होने का प्रमाण तो यही है ना कि हम युवा हैं। तो दिनकर कहते हैं ना कि जो तटस्थ है उनका भी समय इतिहास लिखा जाएगा, जो तटस्थ है उनका भी अपराध है ये, और इसका इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी और आप सब लोगों के माध्यम से भी उनको ये आभास दिलाना चाहता हूँ कि काम करिए जनाब। आपको काम करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चाहे जिसने भी चुना गया है,
और आपका ये फ़र्ज बनता है। बंसीलाल जी को एक बार मौका मिला था, उन्होंने अपने कामों से हरियाणा के विकास पुरुष की छवि बनाई है। आप भी भले ही आपका एजुकेशन का स्तर कैसे भी हो, आप किसी परिस्थितियों से निकल के आए हों, आप अपने काम से हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल अलग एक छवि बना सकते हैं और पूरा प्रदेश आपकी वाहवाही करेगा। लेकिन सबसे पहले आप इस तंद्रा को तोड़िए, कॉमेडी को छोड़िए और हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारिए। कॉमेडी भी हफ्ते में एक बार आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं करेंगे तो उसकी पूर्ति हम कर देंगे जी। हाँ, वो दूसरे लोगों का काम है यार। हाँ। या विज साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं इसके लिए। शुक्रिया दोस्तों, आप जरूर इस बारे में अपने विचार रखना। नमस्कार। नमस्कार।